हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 9 में फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन हम सॉल्व कर रहे थे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर थे, दैट इज द चैप्टर नंबर 9 इन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ओके, तो इस वीडियो में हम शॉर्ट आंसर टाइप स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। बट उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जिन बच्चों को इसके पहले के क्वेश्चंस नहीं मिले हैं, जाइए कमेंट सेक्शन में, एक कमेंट मैंने पिन किया हुआ है, उस पिन कमेंट में आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का लिंक मिल जाएगा और जहाँ पे चैप्टर मैंने पढ़ाया हुआ है चैप्टर का भी लिंक ऊपर मिल जाएगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का लिंक नीचे और चैप्टर का लिंक ऊपर, ठीक है। तो आप वहाँ से पहले चैप्टर पढ़िए, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आप करिए, बिकॉज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में क्वालिटी क्वेश्चन होते हैं। जो बच्चे पुराने हैं उनको तो पता ही है, बार बार मैं बोलता हूँ कि पहले आपको चैप्टर अच्छे से पढ़ना है और चैप्टर को पढ़ने में 7 से 8 दिन का आपको टाइम देना है। मेरे चैनल से जो मैंने नीचे कमेंट किया हुआ है बच्चों, आप लोग क्या करते हैं, आप लोग यूट्यूब से एक घंटे में आप चैप्टर खत्म कर देते हो। कौन सा? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। 1 घंटे में खत्म करें फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, और उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जब लगाने चाहते हो तो पल्ले आपको कुछ भी नहीं पड़ता, ठीक है। तो बच्चों ईमानदारी के साथ करिए, आप पहले चैप्टर को अच्छे से करिए। उसमें 20 या 22 लेक्चर होंगे लगभग, एक आधे घंटे के, तो 7 से 8 दिन का पहले आप टाइम दीजिए, ठीक है। पहले डिटेल में अच्छी तरीके से पढ़िए, वहाँ पे आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे और जो भी डाउट बच जाएंगे फिर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जब मेरे वीडियोस देखोगे तो वहाँ क्लियर हो जाएंगे और धीरे धीरे फिजिक्स में आपकी पकड़ बहुत अच्छी होने लगेगी। फिर से बोल रहा हूँ, शॉर्ट में वीडियोस ना देखें, शॉर्ट में कोई काम नहीं होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों क्या कहता है कि 2 आइडेंटिकल बुलेट्स, बच्चों ध्यान दें, 2 आइडेंटिकल बुलेट्स, एक जैसी बुलेट्स हैं। एक जैसी अगर बुलेट है तो भाई सीधी सी बात है, अगर पहली बुलेट 10 ग्राम की है तो दूसरी भी 10 ग्राम की होगी, यानी कि दोनों का मास क्या है? सेम है, दोनों का मास सेम है। तो सपोज यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन हमने किया और ठीक है, अभी हमने आपको बता दिया दोनों बुलेट्स का मास सेम है। कह रहा आर फायर्ड वन बाय अ लाइट राइफल एंड अनदर बाय अ हैवी राइफल। राइफल समझते हैं ना, बंदूक, ठीक है। तो एक बुलेट को हमने, हल्की राइफल थी, कंधे पे रखा है ऐसा राइफल, और हल्की राइफल है, मतलब एक राइफल का मास कम है, राइफल बंदूक का मास कम है, लेकिन बुलेट उसमें वही है। बुलेट आइडेंटिकल है, जो बुलेट हल्की वाली राइफल में डाली जाएगी और वही भारी वाली में भी डाली जाएगी, ठीक है। तो एक बार हमने हल्की राइफल में रख के शूट किया, ठीक। फिर हमने सेम बुलेट, आइडेंटिकल बुलेट, ये वैसे ही बुलेट, उतने ही मास की बुलेट एक हैवी राइफल में रख के शूट किया। देखते हैं क्या कह रहा है, पढ़िए। कह रहा है कि 2 आइडेंटिकल बुलेट्स आर फायर्ड, वन बाय अ लाइट राइफल एंड अनदर बाय अ हैवी राइफल विद द सेम फोर्स। फोकस करें प्लीज, विद द सेम फोर्स। पता है बहुत बड़ी बात कर दी है इसने, विद द सेम फोर्स। इसने जो बोला ना आपको, देखिए बात समझिए, सेम फोर्स आप लगा रहे हो किस पे? आइडेंटिकल बुलेट पे। भाई आपका राइफल में कुछ ऐसा मैकेनिज्म होता है ना, जैसे ही आप उसका ट्रिगर दबाते हो तो बुलेट पे एक तरीके का फोर्स लगता है तो बुलेट आगे जाती है, ये सब आपने पढ़ा होगा, ठीक है। और आपने ये भी पढ़ा है क्लास में जब हमने पढ़ाया है कि गन भी पीछे झटका मारती है और गन जितनी वेलोसिटी से पीछे जाती है उसको हम रिकॉइल वेलोसिटी बोलते हैं, याद है आपको? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब बात ये है बच्चों, ध्यान से चेक करिए, ये देखिए ये 2 बुलेट हैं आपके सामने, ठीक है। ये आइडेंटिकल बुलेट है और बुलेट का हमने आपको सपोज कलर दिखा दिया, एक ब्लू है और एक ब्लैक है, बट आइडेंटिकल है। अब सुनो, अगर आप इस पे 5 न्यूटन का फोर्स लगा दें अभी आगे, और इस पे भी 5 न्यूटन का फोर्स लगा दें बच्चों, लगाइए, सोचिए, इमेजिन करिए, अगर आप इस पे भी 5 लगा दें, इस पे भी 5 लगा दें, डजंट मैटर कि फोर्स कौन लगा रहा है। मतलब समझो, यहाँ पे एक पतला बच्चा है, खूब पतला सा बेचारा बच्चा है, सूखा सा, वो आता है पर 5 न्यूटन लगा देता है, और यहाँ पर एक मोटा ताजा बच्चा आता है लेकिन 5 न्यूटन ही लगाता है, तो दोनों की वेलोसिटी क्या होगी? सेम। ध्यान दें, दोनों बुलेट सेम वेलोसिटी से चलेगी, दोनों पे फोर्स क्या लगा हुआ है? सेम। आपको पता है कि फोर्स रुके हुए मास को वेलोसिटी दे सकता है, तो जब दोनों बुलेट को सेम फोर्स से फेंका गया है, ठीक है, डजंट मैटर कि राइफल आपकी हल्की है कि भारी है, तो दोनों बुलेट जो आगे की दिशा में जाएंगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगी, इनकी वेलोसिटी क्या होगी? सेम होगी, क्योंकि दोनों के लिए जो एयर रेजिस्टेंस भी होगा वो लगभग सेम होगा, क्योंकि एक ही एटमॉस्फेयर में इसको फेंका जा रहा है, फेंका का मतलब धक्का दिया जा रहा है, तो दोनों की वेलोसिटी, मतलब जो बुलेट दोनों निकलेंगी, चाहे हल्की राइफल से चाहे भारी राइफल से, दोनों की वेलोसिटी क्या होगी? सेम। तो एक तो बच्चों जो मुझे बात समझ में आई है वो मैं कहीं पे नोट कर लेता हूँ फटाफट, क्या कि आफ्टर फायरिंग जब फायरिंग हमने कर दी तो वेलोसिटीज ऑफ बोथ बुलेट विल बी सेम, एक ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब हम एक काम करते हैं, पता है, क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। कहता है कि विच राइफल विल हर्ट द शोल्डर मोर एंड वाई। बच्चों ध्यान समझिए, कह रहा है कि हल्की बंदूक पीछे ज्यादा तेजी से शोल्डर पे,
हमारे चोट लगाएगी या भारी बंदूक? चोट लगाने का क्या मतलब है, समझिए जरा। देखिए भाई सीधी सी बात है, जो राइफल बहुत ज़्यादा रिकॉइल वेलोसिटी से पीछे आएगी, रिकॉइल वेलोसिटी क्या मतलब जितनी वेलोसिटी से गन झटका मारती है उसको आप रिकॉइल वेलोसिटी बोलते हो, ठीक है। तो जो भी गन, चाहे हैवी गन चाहे लाइट वाली गन है जो आपकी राइफल है, जो भी पीछे ना तेजी से आएगी ना वही तेजी से हर्ट करेगी। आप ये मत समझो कि जो भारी है वही हर्ट करेगी। अगर भारी, अभी हम कैलकुलेट कर लेंगे, अगर भारी वाली जो है मतलब हैवी राइफल अगर तेजी से पीछे आएगी, उसकी रिक्वायर्ड वेलोसिटी हैवी राइफल की अगर फास्ट होगी तो वो हमें चोट करेगी। अदरवाइज अगर लाइट राइफल जो है, हल्की राइफल, अगर वो हाई रिकॉइल वेलोसिटी से पीछे आएगी तो लाइट वाली राइफल आपको ज़्यादा तेज शोल्डर पे, कंधे पे हर्ट करेगी। तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब कैलकुलेट कैसे करें? कैलकुलेट करने के लिए बच्चों आपको हमने क्लास में पढ़ाया था कि जब गन से बुलेट शूट किया जाता है राइफल से, तो एक फॉर्मूला आता है मोमेंटम ऑफ बुलेट इज इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ गन। अब कुछ बच्चों हमें तो नहीं पता, तो अब मैं फटाफट तुमको करके दिखा देता हूँ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन तो नहीं, यहाँ कोई टक्कर नहीं हो रही है, मोमेंटम बिफोर फायरिंग इज इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। यही बात होगी कि नहीं बताइए फटाफट। देखिए मोमेंटम बिफोर फायरिंग इज इक्वल्स टू व्हाट? इज इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, ठीक है। अब देखिए बात समझिए, तो मैं ना यहाँ लाइट राइफल के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, मैं हैवी राइफल के लिए भी काम नहीं कर रहा हूँ, मैं एक कॉमन, एक जनरल राइफल के लिए एक फॉर्मूला पहले ड्राइव करके ये आपको दिखा देता हूँ, फिर उसी को उठा के एक बार लाइट राइफल के लिए लगा दूंगा, एक बार हैवी राइफल के लिए, ठीक है। तो देखिए मोमेंटम बिफोर फायरिंग, आइए जरा एक काम करते हैं, आपको एक डायग्राम बना के दिखाते हैं, ठीक है। तो डायग्राम कुछ ऐसा है, ये बंदूक है, बंदूक में देखिए बुलेट ये पड़ी हुई है, ठीक है, और ये ट्रिगर है इसका, ऐसे कुछ ये राइफल है, ठीक। अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, यहाँ पर अगर आप ध्यान से चेक करें तो मास ऑफ राइफल को अगर मैंने किससे दिखा दिया है, मास ऑफ राइफल को अगर मैंने mg से दिखा दिया, मतलब मास ऑफ गन, और बुलेट के मास को मैंने mb से दिखा दिया है, m और छोटा सा b लिख दो नीचे। mb क्या बोलो? मास ऑफ द बुलेट। mg क्या बोलो? मास ऑफ द राइफल या मास ऑफ द गन। बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर कितनी बॉडीज है बताइए? 2 बॉडीज है, तो दोनों बॉडीज का मोमेंटम हमको ऐड करना पड़ेगा बिफोर फायरिंग। तो मुझे ये बताइए मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी होती कि नहीं होती? मास इनटू वेलोसिटी होती मोमेंटम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जरा, मोमेंटम बिफोर फायरिंग, पहले किसका मोमेंटम लिखेंगे? गन का प्लस बुलेट का। ध्यान दीजिए, मोमेंटम ऑफ गन। अच्छा, मोमेंटम ऑफ गन कैसे निकलेगा? मोमेंटम कैसे निकलता है? मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन, ठीक। तो ध्यान से करिए, मोमेंटम बिफोर फायरिंग में मास ऑफ गन को हमने m और g, मतलब ये m इंटू जी नहीं है वेट वाला, कुछ बच्चे सोचेंगे m को g से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नहीं भाई, नीचे g लिखा हुआ है, मतलब मास ऑफ गन, ठीक है, इनटू, अब मुझे आप देख के बताओ, गन तो बेचारी रुकी हुई है, अभी तो चली नहीं रही, अभी तो हमने फायर ही नहीं किया, हिली डुली कहीं नहीं, उसमें तो बुलेट पड़ा हुआ है, चुपचाप बैठी हुई है, वेलोसिटी कितनी है इसकी? ये तो रेस्ट पे 0 है। यानी कि अगर हम मोमेंटम निकालेंगे किसका? गन का, तो मोमेंटम का फॉर्मूला फटाफट सब बच्चे, p = v होता है, मास इनटू वेलोसिटी, तो मास इनटू इसकी वेलोसिटी 0 रखिए। ये किसका मोमेंटम आ गया बोलो? गन का। अरे बुलेट का भी तो निकाल लो, प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट कैसे निकलेगा? मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो मास ऑफ बुलेट कितना है बोलिए? mb, और वेलोसिटी ऑफ बुलेट भी कितना है? 0। भी तो सिस्टम रुका हुआ है पूरा। मैं चाहता तो यहाँ पे सीधे मोमेंटम बिफोर फायरिंग 0 रख देता, पर मैंने आपको करके दिखाया किस तरीके से आएगा। अब उधर आ जाइए, मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। आइए जरा हम आपको दिखाते हैं कि होता क्या है। सपोज अब फायरिंग हो गई, ये गोली निकल गई, यहाँ कहीं जा रही है, आपने इसका निरीक्षण किया, इसको एनालिसिस किया, और आपको पता चला कि मास ऑफ द बुलेट कितना है? mb। अब कुछ बच्चे बोलेंगे तो बारूद तो उसका जल गया। अरे वो सब छोड़ो, आप उस सब चीज़ों को इग्नोर करो। लेट अस अज्यूम कि अभी भी कुछ बोलेंगे छर्रे निकल गए उसके बाहर, अब तो उसका मास कम हो गया होगा। नहीं नहीं नहीं, अभी भी उसका मास हम कितना अज्यूम करके चल रहे हैं? mb। हालांकि ऐसा हो जाता है कि मास का कुछ इधर उधर कुछ चला जाएगा, वो सब बंदूक की मैकेनिज्म है, वहाँ भी हम नहीं जा रहे हैं, वो सब आप क्लास 11 में पढ़ोगे। तो मास ऑफ बुलेट कितना बताइए? mb है। वेलोसिटी ऑफ बुलेट को हमने vb से दिखा दिया, माना कि ये बहुत ही तेज वेलोसिटी से ऐसे आगे जा रही होगी, तो उसकी वेलोसिटी कितनी है? vb है, करेक्ट। अब देखिए क्या होता है कि यहाँ पे एक्शन रिएक्शन लॉ लगेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो बंदूक ने क्या किया, ये जो राइफल है इसने बुलेट पे जब फोर्स लगाया होगा, तो भाई बुलेट ने भी इस पे एक फोर्स लगाया होगा पीछे की दिशा में, तो बुलेट में भी वेलोसिटी आएगी, और ये झटका मारेगी पीछे की तरफ, तो ये कहीं ना कहीं पीछे मूव करेगी, शोल्डर पे चोट करेगी, और इसकी जो वेलोसिटी होती है गन की, उसी को हम रिकॉइल वेलोसिटी बोलते हैं। तो इस रिकॉइल वेलोसिटी को हमने, सपोज ये कितनी वेलोसिटी से पीछे जा रही है? vg से,
तो अब मुझे बताइए मोमेंटम आफ्टर फायरिंग कैसे निकालेंगे? मोमेंटम ऑफ गन प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट, ठीक है। तो मोमेंटम ऑफ गन कैसे निकलेगा? mg भाई m इनटू मास इनटू व्हाट वेलोसिटी, तो mg इनटू vg, ओके, इज प्लस मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, क्योंकि मोमेंटम ऑफ बुलेट तो मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ये आ गया। अब ध्यान से चेक करिए, ये पोर्शन 0 0 0 प्लस 0 क्या होता है? 0, तो 0 इज इक्वल्स टू क्या आ गया? mg vg और प्लस mb vb। आप क्या निकालने में इंटरेस्टेड हैं? आप रिक्वायर्ड वेलोसिटी निकालने में इंटरेस्टेड हैं, यानी कि आपको vg की वैल्यू निकालनी है, गन कितनी वेलोसिटी से पीछे जा रही है। तो एक काम करो, mb vb को इधर भेज दो, तो साइन कैसा आ जाएगा इसका बताओ? माइनस, तो आपके पास क्या आ जाएगा? माइनस, अरे यहाँ पॉजिटिव है यार, इधर ले आओ नेगेटिव हो जाएगा, तो mb vb इज इक्वल्स टू व्हाट? mg vg, करेक्ट। नाउ डिवाइडिंग बाय mg बोथ साइड, डिवाइडिंग बाय mg बोथ साइड, mg से हमने लेफ्ट में डिवाइड लगाया, mg से हमने राइट में, तो मास ऑफ द गन से कट गया। और इस तरीके से बच्चों जो vg आया, यानी कि जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी आई गन की, वो कितनी आ गई? मास ऑफ बुलेट, ध्यान दे जरा, मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट और डिवाइडेड बाय मास ऑफ गन, ठीक। और आगे क्या आ गया? माइनस, माइनस साइन शोज दैट कि हाँ डायरेक्शन ओनली, तो माइनस आप ना लगाइए, यहाँ लगाओ चाहे ना लगाओ, बात से माइनस ओनली शोज व्हाट कि बुलेट उधर जा रही तो गन उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही। वेलोसिटी ऑफ गन क्या है? जस्ट ऑपोजिट टू द, ध्यान से चेक करो, मास एक स्केलर क्वांटिटी है, तो मास ऑफ बुलेट भी स्केलर है, मास ऑफ गन भी स्केलर है, कौन वेक्टर है? वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ बुलेट वेक्टर है। तो बुलेट जिधर जा रही है उसके जस्ट ऑपोजिट में करने के लिए किसको? गन को, हमने यहाँ माइनस लगा दिया, हटा दे रहे हैं, तो आप समझ लीजिएगा। देखिए यही फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा था, ये जो आया आपके पास, यहाँ जब मैंने काटा नहीं था इसको, तो मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, चेक करो, मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल टू मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन। और यही जो vg आया है बच्चों, यही क्या है? यही क्या है बोलिए? रिक्वायर्ड वेलोसिटी। कोई डाउट है बताइए? नो सर। हाँ, कोई डाउट है? नो सर। तो ये फॉर्मूला हमने आपको निकाल के दिखा दिया। अब जिसका vg ज्यादा होगा, जिसका रिक्वायर्ड वेलोसिटी ज्यादा होगी, वही तो शोल्डर पे ज्यादा चोट करेगी। तो आइए कैलकुलेशन करते हैं, किसके लिए? एक बार जो लाइटर राइफल है उसके लिए कैलकुलेशन करेंगे, और एक बार जो हैवी राइफल है उसके लिए कैलकुलेशन करेंगे। तो ये आप क्वेश्चन हटा दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा वो लाइटर, मैं आंसर आपको पहले बता दे रहा हूँ, लाइटर जो होगी राइफल वो तेज हिट करेगी। आइए हम आपको दिखाते हैं। देखिए पहले कैलकुलेशन करेंगे किसके लिए बोलिए? फॉर लाइटर, फॉर लाइटर राइफल, ठीक है, करते हैं। तो लाइटर राइफल के लिए जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी होगी, इट इज गिवन बाय, ध्यान से चेक करिए, मास ऑफ द बुलेट, ठीक, तो मास ऑफ द बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ द बुलेट डिवाइडेड बाय, ध्यान दें, मास ऑफ द गन मतलब राइफल, मास ऑफ द, अब ध्यान दीजिए, मास ऑफ द, अब हम यहाँ क्या लिख रहे हैं? LIGHTER, लाइटर, लाइटर गन या लाइटर राइफल, ऐसे लिख दिया तो कोई समस्या आपको? बताइए। अब यहाँ पर हम आपको सेकंड केस किसका दिखा रहे हैं? फॉर हैवी, फॉर हैवी व्हाट? हैवी राइफल, ठीक है। तो हैवी राइफल के लिए जरा आप देखिए क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ गन मतलब रिक्वायर्ड वेलोसिटी, अरे यार वेलोसिटी ऑफ गन कौन सी वाली? लाइटर, GHTER, और यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन कौन सी वाली गन? हैवी, तो HEAVY, ठीक है, इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा भाई, फॉर्मूला तो मैं यहीं से उठाऊंगा ना, क्या? मास ऑफ द बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ द बुलेट डिवाइडेड बाय, हाँ यहाँ पर क्या आ जाएगा? मास ऑफ द गन आएगा बच्चों, लेकिन किसका? हाँ, मास ऑफ द हैवी गन, ऐसे लिख दे तो आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, हैवी गन। अब एक चीज देखिए जरा ध्यान से, पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, इधर देखो जरा, हमने बोला कि भाई यहाँ भी 8 है और यहाँ भी 8 है, अब यहाँ नीचे 2 आ रहा है, यहाँ 4, बताओ किसका आंसर ज्यादा आएगा? सर फर्स्ट वाले का आंसर ज्यादा आएगा कि सेकंड वाले का? फर्स्ट वाले का आंसर ज्यादा आएगा ना, बताया था मैंने आपको। न्यूमरेटर अगर सेम हो तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है उसका ओवरऑल आंसर क्या आता है? बड़ा। चेक करो, 2 1 2 4 आएगा इसका आंसर, और इसका 2 आएगा, 4 इज ग्रेटर देन व्हाट? 2, तो इसका मतलब 8/2 इज ग्रेटर देन व्हाट? 8/4। ये बात आपको समझ में आती है? अब आप ध्यान से चेक करिए बच्चों, चाहे आपके पास लाइटर वाली हल्की राइफल हो और चाहे आपके पास हैवी, दोनों इक्वेशंस को देखिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखिए, तो दोनों का न्यूमरेटर सेम है कि नहीं बताओ? दोनों के न्यूमरेटर में क्या है? मास ऑफ
बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, यहाँ पे मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। अब बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे, बोलेंगे मास ऑफ द बुलेट कैसे सेम है? अरे भाई आइडेंटिकल बुलेट थी ना, तो निकलने के बाद पहली गन से और दूसरी गन से उसका मास तो बुलेट का mv ही रहेगा, चेंज नहीं। अब वेलोसिटी में बच्चे बड़े कंफ्यूज हो गए, कह रहे सर जब लाइटर गन से बुलेट निकलेगी तो उसकी वेलोसिटी शायद धीरे होगी और हैवी से जब निकलेगी तो उसकी वेलोसिटी शायद तेज होगी, फास्ट। जी नहीं, नोट लगाया था मैंने क्या, आफ्टर फायरिंग वेलोसिटीज ऑफ बोथ द बुलेट विल बी सेम। क्यों? सेम फोर्स लगाया था, ठीक है। अरे पतला लड़का हो मोटा हो, क्या हुआ, फोर्स लगाने की क्षमता तो क्या है, सेम है। तो हल्की राइफल थी और चाहे हैवी राइफल थी, ठीक है, दोनों का फोर्स लगाने की जो क्षमता थी वो सेम थी। आपने क्वेश्चन में पढ़ा, उन्होंने बोला क्या कि दोनों बुलेट में जब भर के उसको मारा जाता है, बुलेट को स्ट्राइक किया जाता है गन के द्वारा, तो फोर्स सेम लगता है। और यदि फोर्स सेम होगा तो निकलने के बाद दोनों, क्योंकि दोनों बुलेट के मास तो सेम थे, तो सेम मास पे जब तुम सेम फोर्स लगाओगे तो वेलोसिटी तो दोनों को सेम मिलेगी ना, ठीक। ये बात समझ में आई? इसका मतलब VB इज इक्वल्स टू व्हाट, VB। तो अगर MB के इक्वल है VB के, तो दोनों का प्रोडक्ट भी आपस में क्या होगा, इक्वल। तो दोनों के न्यूमरेटर इक्वल हो गए, यानी कि ये हो गया कांस्टेंट। इसको छोड़ो तो वेलोसिटी ऑफ गन अब किस पे डिपेंड कर रही है, केवल मास ऑफ गन पे। देखा, तो ये जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन है, मतलब जितने से वो पीछे जाएगी, ये किस पे डिपेंड कर रही है, मास ऑफ गन पे या मास ऑफ राइफल पे। तो इनवर्सली रिलेशन है, तो जब जिसका मास कम होगा उसका आंसर कैसा आएगा, बड़ा। अरे इनवर्सली ये छोटा होगा तो ये बड़ा, और ये अगर बड़ा तो ये छोटा। अब चेक करो, बताओ कौन सा रिक्वायर्ड वेलोसिटी किसका हाई होगा, बताओ। लाइटर गन का रिक्वायर्ड वेलोसिटी हायर होगा, ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि लाइटर गन का मास कम है भैया, इसका डिनोमिनेटर छोटा है तो इसका आंसर कैसा आएगा, बड़ा। और इसका डिनोमिनेटर हैवी गन है, हैवी मास तो पक्का इस गन का क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसकी जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी होगी ये वाली, ये कैसी आएगी, कम। अब मुझे बताओ कौन सी गन का रिक्वायर्ड वेलोसिटी ज्यादा आया, लाइटर का। तो कौन सी गन बहुत ही तेज फास्टर पीछे जाएगी, लाइटर वाली। मतलब फास्टर पीछे जाएगी तो कंधे पे तेज चोट करेगी। तो कौन सी गन तेजी से हिट करेगी, लाइटर। तो लाइटर गन या राइफल विल हर्ट किस लैंग्वेज में क्वेश्चन था, वैसे ही हम इसका आंसर कर देते हैं। क्या था, विच राइफल विल हर्ट द शोल्डर मोर। तो जवाब इज व्हाट, लाइटर राइफल विल हर्ट द शोल्डर मोर। आप खुद लिख लीजिए लाइटर राइफल विल हर्ट द शोल्डर मोर। एंड व्हाई पूछा है उन्होंने, तो भैया इतना समझा तो दिया। अकॉर्डिंग टू, अब देखिए, अब बच्चे बोलेंगे सर एग्जाम में अगर यही क्वेश्चन मेरा 2 मार्कर आ जाए तो मैं क्या करूं, क्या मैं सब लिख के दिखाऊं? आप सिंपल लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। फटाफट ये वाला फॉर्मूला लिखिएगा, है ना, और उसके बाद फटाफट ये इक्वेशन लिखिए और एक ये इक्वेशन लिखिए। यहाँ से आप क्या निकाल लो, Vg की वैल्यू निकाल लो ना, तो mg इसके नीचे चला जाएगा यहाँ पर, तो रिक्वायर्ड वेलोसिटी आ जाएगी गन की। तो एक बार लाइटर गन ले लिखिए, एक बार आपको फॉर्मूला थोड़ा प्रूफ करना है, तो आपको रिवाइज करा रहा था। बात समझ में आई कि नहीं आई, बताइए कोई डाउट है? हाँ, तो यहाँ पर फिजिक्स पढ़ने के बाद आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ये मिली कि यदि हम गन बनाएंगे बाजार में बेचने के लिए, तो गन बताइए भारी बनाएं कि हल्की बनाएं? भारी बनाएंगे। आप देखते हो ना गन उठाते हैं, आपने कभी उठाया भी होगा, शादी वादी में गए होगे तो गन वगैरह जो यूपी के लोग हैं, ठीक है, गन मन कहते हैं भैया हमको भी दिखा दो, थोड़ा चला ले, ठीक है। तो वो गन काफी भारी होती है, अगर आपने कभी उठाई हो तो। अगर वो चाहते तो लाइटर भी बना सकते थे, ऐसे मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है कि वो स्ट्रेंथ तो अच्छी दे दे लेकिन हल्के हो जाएं। लेकिन यदि हल्के हो जाएंगे तो जैसे ही गोली चलाई जाएगी तो पता लगा 4 गोली लगाई, 4 बार 4 लोगों को मारना है, 4 गोली लगाई, 4 बार झटके लगेंगे, हालत तुम्हारी, तुम ही थक जाओगे, बॉडी एग्जॉस्ट हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है। तो इसलिए भारी गन हम लोग बनाएंगे। तो इस न्यूमेरिकल को बनाने का यही उद्देश्य था। कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन को आप एग्जाम में डायरेक्ट भी समझा सकते थे, पता है कैसे? फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। अब मैं यहाँ से एक काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ से एक्सीलरेशन की वैल्यू निकाल रहा हूँ, जरा क्या आ जाएगी, F अपॉन m। अरे m इधर मल्टीप्लाई में F के नीचे चला जाएगा। अब ध्यान से चेक करिए बच्चों कि अभी उन्होंने क्या बोला था कि दोनों गन जो हैं, दोनों गन वो क्या करती हैं, वो बुलेट पे सेम फोर्स लगाती हैं। तो जब बुलेट पे फोर्स लगाया गया है तो बुलेट हो गई दूसरी बॉडी, राइफल हो गई पहली बॉडी। जब बुलेट पे जितना फोर्स लगा है तो बुलेट भी उतना ही फोर्स किस पे इम्पार्ट करेंगी, गन पे। तो दोनों गन को बताइए कितना फोर्स मिलेगा, सेम मिलेगा कि अलग अलग मिलेगा? तो जवाब है सेम मिलेगा। क्यों?
क्योंकि दोनों गन ने दोनों बुलेट्स पे सेम फोर्स लगाया था, तो दोनों बुलेट भी दोनों गन पे सेम फोर्स लगाया। अरे भाई क्वेश्चन पढ़ा था आपने क्या कि हाँ बुलेट्स पे सेम फोर्स लगाया जाता है दोनों गन के द्वारा। तो सपोज पहली गन ने 5 न्यूटन लगाया बुलेट पे, तो बुलेट भी बुलेट के 5 न्यूटन लगाएगी हल्की वाली राइफल पे। और हैवी राइफल ने भी बुलेट पे 5 न्यूटन लगाया था, तो बुलेट भी पलट कर रिएक्शन फोर्स देगी किसको, हैवी राइफल को, कितने का 5 न्यूटन। यानी कि दोनों ही राइफल कितना फोर्स महसूस करती है बताइए, 5 न्यूटन। कौन से डायरेक्शन में, पीछे। अब सुनो, दोनों गन 5 न्यूटन से पीछे जा रही हैं, यानी कि फोर्स क्या हो गया, यहाँ कांस्टेंट हो गया। चेक करो, दोनों राइफल के लिए फोर्स क्या हो गया, कांस्टेंट। तो फोर्स को मत देखो, दोनों राइफल के लिए फोर्स क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। एक इस पे डिपेंड करेगा, मास पे। एक्सीलरेशन, किस में एक्सीलरेशन पैदा हो रहा है, गन में भैया। चेक करो, गन पहले रुकी थी, अब पीछे जा रही है। तो रुकी थी तो उसकी दोनों गन की वेलोसिटी 0 थी, अब कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो पीछे की दिशा में इंक्रीज कर रही है, यानी कि गन पीछे की दिशा में एक्सेलरेट कर रही है। तो सुनो, एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, मास। जिसका मास कम होगा उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ज्यादा। तो जो लाइटर मास वाली राइफल है उसका मास कम होगा तो वो ज्यादा एक्सेलरेट होगी। ज्यादा एक्सेलरेट होने का क्या मतलब होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है बताओ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम। भाई चेंज ऑफ वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम फास्ट किस में होगा, यानी कि एक्सेलरेशन बहुत तेजी से किस में पैदा होगा, लाइटर वाली गन में। तो बस उसकी वेलोसिटी बहुत तेजी से भाई एक्सेलरेशन बढ़ने का क्या मतलब है, वेलोसिटी में तेजी से चेंज आना। तो वेलोसिटी उसकी तेजी से चेंज होगी, ऐसे पीछे की तो बहुत फास्टर पीछे जाएगी और तेजी से चोट करेगी। तो ये इसका दूसरा एक्सप्लेनेशन है। तो एग्जाम में आप चाहे F = ma यानी कि न्यूटन्स के सेकंड लॉ का ये रिजल्ट था, याद है ना, न्यूटन का सेकंड लॉ, F इज व्हाट अप्लाइड फॉर द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से F = ma हमने निकाला था, तो उसका ये रिजल्ट था। तो फ्रॉम आप एग्जाम में सिंपली लिख सकते हो फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लाइटर राइफल विल हर्ट मोर टू आवर शोल्डर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कह रहा है कि a horse continues to apply a force in order to move a cart with a constant speed, explain why। देखिए बात समझिए, क्वेश्चन क्या करना चाहते हैं, क्वेश्चन करना चाहते हैं वो घोड़ा गाड़ी आपने देखी होगी, आगे घोड़ा रहता है और पीछे कुछ कार्ट एक रहता है, कुछ इस तरीके से। ये देखिए, ये कार्ट पे मान लीजिए लोग बैठे हुए हैं, 2 लोग, और ये कार्ट के रबर के टायर चलिए मैंने लगा दिए यहाँ, और यहाँ कहीं आपका हॉर्स रहता है, ठीक। तो इसका पहले चलने का मैकेनिज्म देखिए, पता है कैसे चलती है। देखिए, अगर आप जाओ इसको खींचो तो आप नहीं चला पाते हो, बात समझो। अगर हम आपको लगा दें घोड़े की जगह, ठीक है, आप क्या करोगे, आप पैर को बेंड करोगे ऐसे, घोड़ा भी यही करता है, ठीक है। आपने पैर को, चलो मान लो तुमको बांध दिया मैंने यहाँ, तुमने ऐसे पैर को बेंड किया, बेंड करके तुम पीछे फोर्स लगाते हो। ध्यान दो, जब तुमने ग्राउंड पे फोर्स लगाया तो ग्राउंड भी तुम पे एक फॉरवर्ड फोर्स लगाएगा। भाई तुमने ग्राउंड को दबाया, ग्राउंड तुमको दबाएगा आगे की दिशा में। लेकिन ग्राउंड से जो तुमको फॉरवर्ड रिएक्शन मिलता है, भाई तुमने क्या किया, एक्शन, बेंड करके पैर ऐसा पीछे दबाया, ग्राउंड से तुमको क्या मिलेगा, रिएक्शन। लेकिन ध्यान दें, ग्राउंड से जब आपको रिएक्शन मिलेगा आपके पैर पे ऐसे, ठीक, तो आप आगे जाने चाहिए और आपके साथ साथ ये देखिए बांध दिया है हमने कार्ड को, कार्ड भी आगे जाना चाहिए, आपसे बंधा हुआ है। लेकिन ध्यान दीजिए कि ये देखिए ये जो टायर लगे हुए हैं, ये जब आगे मोशन करेंगे तो आपको पता है एक फ्रिक्शन फोर्स होगा, ठीक। तो फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो ना चलने नहीं देगा शुरू में इसको। मतलब जो तुमको फॉरवर्ड रिएक्शन मिला है ग्राउंड से, जब वो फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा होगा, कौन से फ्रिक्शनल फोर्स है, स्टैटिक, क्योंकि जब तक बॉडी रुकी रहती है तब तक जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं, और जब बॉडी चलने लगती है तो जो फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा उसको हम काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। तो अभी हम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको हमने बांधा, आपने खूब पुश किया, चलता ही नहीं। क्यों नहीं चलता है, सुनो, क्या तुमको फॉरवर्ड रिएक्शन नहीं मिलता है क्या ग्राउंड से, मिलता है, लेकिन वो फॉरवर्ड रिएक्शन फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम नहीं कर पाता है। पता लगा फ्रिक्शनल फोर्स पैदा हो रहा है कितना, 5 न्यूटन, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू मान लो 5 न्यूटन, और तुमको फॉरवर्ड रिएक्शन केवल कितना मिल रहा है, 4 न्यूटन, चल ही नहीं पाओगे। जब तक तुमको 5 से ज्यादा फॉरवर्ड रिएक्शन नहीं मिलेगा तब तक तुम नहीं चल पाओगे। अब हमने तुमको हटा दिया, घोड़े को लगा दिया, घोड़ा ताकतवर होता है ना, ठीक है। अब इसने बेंड किया और इसके पास ज्यादा फोर्स है, तो ये ज्यादा एक्शन लगाएगा ग्राउंड पे, और ग्राउंड इस पे ज्यादा रिएक्शन लगाएगा। जब ग्राउंड इस पे ज्यादा रिएक्शन लगाएगा, ग्राउंड इस पे फॉरवर्ड रिएक्शन फोर्स ज्यादा लगाएगा, तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लगा देगा। बात समझ में, सपोज स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है, 5 न्यूटन, तो ग्राउंड इस पे फॉरवर्ड रिएक्शन दे रहा है सपोज 9 न्यूटन का, ठीक है, 10 न्यूटन का, तो ये चलने लगेगा।
ठीक है, कितने रिजल्टेंट फोर्स से चलने लगेगा 5, मान लो 9 न्यूटन फॉरवर्ड एक्शन मिला तो 5 तो स्टैटिक था, तो 5 चला गया, 5 को कैंसिल करने में बचे कितने 4, तो 4 रिजल्टेंट फोर्स से ही आगे जाएगा, चलने लगा, मैकेनिज्म आ गया चलाने का। अब चलने दो इसको, अब बात करो, अब जब चलेगा बच्चों तो क्या फ्रिक्शन फोर्स खत्म हो गया क्या? नहीं, अभी भी फ्रिक्शन फोर्स है। अब कौन सा है? अब है काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। थोड़ा सा इमेजिन करो, थोड़ा सा इमेजिन करो, मान लो ध्यान से जरा सुनना मेरी बात। मान लो घोड़ा चला 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 बेचारा, चलता चला जा रहा, आप बोल लो हाँ भाई बड़ा बढ़िया चल रहा है तो कांस्टेंट स्पीड से। अब क्या हुआ, ये रस्सी टूट गई मान लो, ठीक, रस्सी टूट गई, घोड़ा गायब हो गया अचानक से, लेट अस अज्यूम घोड़ा गायब हो गया मान लो थोड़ी देर के लिए। एक बात बताइए, क्या कार्ट, हालांकि ये लोग गिर जाएंगे, लेट अस अज्यूम कि नहीं गिरते हैं और ये बैलेंस है, मान लो 4 पहिए लगे भैया, लोग खुश, एक इसके पीछे ये है तो बैलेंस रहेगा ना। कुछ बच्चे बोले तो गिर गया, उसी में उनका दिमाग चलाएगा, ये तो गिर गया आगे पढ़ेंगे नहीं, नहीं गिरा नहीं है। सुनो सपोज ये चला जा रहा है, घोड़ा अचानक से गायब हो गया हॉर्स, ठीक। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, बात यहाँ पर ये है, क्या ये इसी तरीके से चलता जाएगा? मान लो ये 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, तो क्या इसी स्पीड से चलता जाएगा? आप खुद दिमाग लगाओ। नहीं। हाँ, इसके अरे डिसेलरेट हो जाएगा धीरे धीरे, क्यों? अरे काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्सेस को चलने कहाँ देगा, धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी डाउन होगी, 5 से 4 होगी, 4 से 3 होगी, 3 से 2, 2 से 1, और फ्रिक्शन फोर्स और एयर रेजिस्टेंस की वजह से, ये रेजिस्टेंस को अगर हम नेग्लेक्ट भी कर दें तो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ये कम टू 0, वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी। अब सुनिए, अब घोड़े को वापस प्रकट कर दो यहाँ, ठीक। अब घोड़ा इसकी कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करता है कि नहीं? वो लगातार पैर पीछे मारता जाता है, क्यों बताओ? लगातार जब घोड़ा पीछे पैर मारता है तो उसको लगातार रिएक्शन फोर्स मिलता जाता है। ध्यान से चेक करिए बच्चों, इस डायरेक्शन में घोड़े को क्या मिलेगा? हाँ, फॉरवर्ड रिएक्शन फोर्स, और फ्रिक्शनल किधर पैदा हो रहा है? इधर। तो लगातार ये सुनो, वेलोसिटी कौन कम कर रहा था, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, स्पीड को कौन कम कर रहा था? फ्रिक्शनल फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। अब काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा होता है और घोड़ा लगातार पैर से जमीन को मारता जाता है, रोड को मारता, तो लगातार हर पल रिएक्शन फोर्स मिलता जाता है। किसको? घोड़े को। घोड़े से कार्ड बंधा हुआ तो कार्ड भी लगातार आगे चलता जाएगा, यानी कि हर पल घोड़ा पैर को पीछे मार मार के काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करता जाता है कि नहीं करता जाता है? तो अब काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स इसकी स्पीड को कम नहीं कर पाएगा, और इस तरीके से जो घोड़ा है वो एक कांस्टेंट स्पीड को, लगभग कार्ट की कांस्टेंट स्पीड को मेंटेन करने में कामयाब रहेगा। बात समझ में है कि नहीं है? तो ये मैकेनिज्म अगर आपको समझ में आ गई हो तो अब आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। कहना है हॉर्स कंटिन्यूज टू अप्लाई अ फोर्स इन ऑर्डर टू मूव अ कार्ट विद अ कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, घोड़ा लगातार फोर्स लगाता रहता है और इस तरीके से वो कंटिन्यूअसली कांस्टेंट स्पीड बनाता रहता है। कह रहा है कि एक्सप्लेन करो। अब जो मैंने आपको बता दिया आप चाहे वैसे एक्सप्लेन कर दीजिए, और यहाँ पे देखिए हमने कुछ आंसर लिखा है बढ़िया, इसमें आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, आप ये भी लिख सकते हैं। ये मैं आपको समझाता हूँ मैंने क्या लिखा है। मैंने सबसे पहले लिखा क्या कि द फोर्स अप्लाइड बाय हॉर्स, बच्चों ध्यान दें, द फोर्स अप्लाइड बाय हॉर्स, लगातार जो फोर्स अप्लाई करता रहता है हॉर्स, किस पे? ग्राउंड पे। तो ग्राउंड से उसको एक क्या मिलता है? रिएक्शन, और वही रिएक्शन फोर्स मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में किसको ओवरकम करता है? फ्रिक्शन को। तो हमने इतना लंबा ना लिख के सिंपली हमने क्या लिख दिया कि द फोर्स अप्लाइड बाय द हॉर्स बैलेंसेस द फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स को लगातार बैलेंस करता जाता है। समझ गए? बस खत्म कहानी। इतना लिख दोगे तो आपको एग्जाम में मार्क्स मिल जाएंगे। पूरी मैकेनिज्म मैंने आपको बता दी। फिर भी अगर आपको लिखना हो तो ये कहानी भी लिख सकते हो। एक्सप्लेनेशन देखिए, कह रहा है व्हेन द कार्ट इज मूविंग ऑन द रोड इट हैज टू एनकाउंटर फ्रिक्शन। उसको फ्रिक्शन फोर्स को एनकाउंटर करना होता है, उसका विरोध करना होता है, तभी वो आगे चल पाएगी। टू मेंटेन अ कांस्टेंट स्पीड सम फोर्स नीड टू अप्लाई कंटिन्यूअसली टू ओवरकम द फ्रिक्शन। ठीक है, लगातार कांस्टेंट स्पीड से चलने के लिए आपको लगातार एक फोर्स की जरूरत होगी, जो फोर्स आपको कहाँ मिले? फॉरवर्ड डायरेक्शन में मिले, जो किसको ओवरकम कर दे? फ्रिक्शन फोर्स को। तो ये जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपको फोर्स मिलेगा, ये तभी मिलेगा जब घोड़ा लगातार ग्राउंड को पीछे ढकेलता रहेगा, ताकि ग्राउंड भी उसको आगे ढकेलता रहे। तो यही बात हमने यहाँ लिखी है। Hence the horse need to continuously apply the force in order to apply the force means apply the force on the ground. ठीक है, in order to move the cart with constant speed। इस तरीके से कार्ट की स्पीड जीरो नहीं होने पाती है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स जो है काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स उसकी कुछ चल नहीं पाती है। ठीक है, और बस इस तरीके से कांस्टेंट स्पीड से कार्ट चलती है। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, और यहाँ से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। ये चीज़ एनसीईआरटी वगैरह में शायद नहीं दी हो या हमने क्लास में नहीं डिस्कस किया हो। देखिए बच्चों, एक बात आप हमेशा समझिए क्या कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमेशा आइसोलेटेड सिस्टम पे लगता है। किस पे लगता है? आइसोलेटेड सिस्टम। अब ये आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? सुनो, आइसोलेटेड का मतलब होता है ना जिसका किसी से कुछ लेना देना ना हो। मतलब
आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होगा जिसपे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा होगा। ध्यान से सुनिए, जब किसी सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं काम कर रहा हो तो हम उस सिस्टम को क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड। अगर किसी सिस्टम पे, सिस्टम एक सिंगल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और सिस्टम एक कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। अगर किसी सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा हो ना तो वो आइसोलेटेड नहीं कहा जाएगा। सुन लिया? अब देखो जरा, बात समझो। आपने गन चलाई थी, याद है? तो एक बात बताइए, ये गन थी और गन में बुलेट थी। तो एक बात बताओ, ये बुलेट और गन ये एक सिस्टम बना रहे हैं और आपने ट्रिगर ऐसा दबाया, ठीक है? एक बात बताओ, क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे काम करता है? नहीं, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं काम करता। एक्चुअल में गन ही फोर्स लगा रही है किस पे? बुलेट पे, ठीक है? तो यहाँ ऐसा नहीं आया कि आप आए और ऐसा आपने यहाँ नली में हाथ डाला इसके और ऐसा बुलेट को निकाल लिया, है ना? तो आपने बुलेट को पकड़ के ऐसा खींचा नहीं, कोई आया नहीं बुलेट को पकड़ के खींचने से, मतलब इस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, किसी एक्सटर्नल एजेंट ने इसकी बुलेट को खींचा नहीं है पकड़ के। बात समझ में? तो ये सिस्टम कैसा था? आइसोलेटेड था। और एग्जांपल दूं आपको, ये, हाँ बताओ क्या? फ्रिक्शनल फोर्स को आप नेग्लेक्ट करिए भाई, इतना कम एयर रेजिस्टेंस उसमें लगता है, उसको आप छोड़ो, ठीक है? अच्छा, एक चीज और याद करिए जरा, ये एग्जांपल आपने कहाँ पढ़ा था? गन वाला, रिकॉइल वेलोसिटी निकालने वाला, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में ना। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप वही लगा सकते हैं जहां पर सिस्टम कैसा हो? आइसोलेटेड हो, मींस उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना कर रहा हो। रॉकेट वाला एग्जांपल देखिए बच्चों, एक बात बताइए, रॉकेट आपने पढ़ा था, रॉकेट में कल हमने आपको एग्जांपल दिया था। तो यहाँ से गैसेस जब इम्पार्ट होती हैं, हाई वेलोसिटी से निकलती हैं, तो गैसेस पीछे की दिशा में एक फोर्स लगाती हैं या पीछे की दिशा में भी उतना ही मोमेंटम पैदा करती हैं, ये आपने देखा था। एक बार बताओ, क्या कोई एक्सटर्नल एजेंट आया और गैसेस के मॉलिक्यूल्स को पकड़ के निकालने लगा बाहर से फोर्स? नहीं, अंदर ही कोई रिएक्शन। सुनो, गैस जो भरी हुई है ना एज अ फ्यूल, उसमें हाइड्रोजन गैस या जो भी गैसेस हैं, ये गैसेस और रॉकेट का जो पूरा बॉडी है पूरा आइसोलेटेड सिस्टम है बच्चों। यहाँ कोई बाहर से एक्सटर्नल एजेंट नहीं आता इस पे फोर्स लगाने के लिए कि भैया हम तुम्हारी गैसेस को, चलो हम बर्न हो जाएंगे तो हम उस पर फोर्स लगवा के मॉलिक्यूल्स को बाहर निकाल लेंगे जो भी प्रोडक्ट होगा, है ना? और उसको हम बाहर निकालने के बाद हम बोलेंगे कि भाई ये तो आइसोलेटेड नहीं रहा, हमने तो बाहर से एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया। ऐसा नहीं होता है। और जिस भी फोर्स की वजह से गैसेस बाहर निकलती है, आपको पता अंदर एक केमिकल रिएक्शन होती होगी, प्रेशर पैदा होता होगा, नोजल से गैसेस निकलती है, तो अंदर सब कुछ इंटरनल मामला है, उसी सिस्टम का मामला है, वहीं फोर्स पैदा होता होगा। और यही रीजन है इस दिशा में एक मोमेंटम पैदा होता है, लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से इस दिशा में भी एक मोमेंटम पैदा होता है और नेट मोमेंटम क्या होता है? जीरो हो जाता है, क्योंकि जब रॉकेट नहीं चला था तब भी नेट मोमेंटम क्या था? जीरो था। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप वहीं लगा सकते हैं जहां सिस्टम कैसा हो? आइसोलेटेड हो। अब आप थोड़ा सा ध्यान से चेक करिए कि ये एक बॉडी सबको दिख रहा है, ठीक है? अब इस बॉडी को, इसका मास m है, कितना मास है? m है, ठीक है? इसको हम ऊपर वर्टिकली थ्रो कर रहे हैं, हालांकि सीधा ना जाए तो आप इग्नोर करिएगा, सीधा जाना है। देखो 1 2 3 स्टार्ट। ये आप इसका स्लो मोशन में वीडियो देखोगे तो ये गया टॉप पे, इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। आप ध्यान से चेक करिए बच्चों, ये जैसे जैसे ऊपर जा रहा है इसकी वेलोसिटी क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। मतलब ये एक्सलेट नहीं कर रहा है, ना 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 ना, ये डिसेलरेट कर रहा है। अब जरा ध्यान से चेक करिए, ये गया, हमने इसको v वेलोसिटी से फेंका था, कितने से? वर्टिकली अपवर्ड, ठीक? ये गया यहाँ वेलोसिटी 0 हो गई, लेकिन जब ये नीचे लौटता है और जिस सरफेस से हमने इसको थ्रो किया था, जैसे ही वो सरफेस पे टकराने वाला होता है, जरा ध्यान दीजिए, जस्ट स्ट्राइक करने से पहले उसकी फिर से वेलोसिटी कितनी हो जाती है? v। अगर तुमने इसको 5 मीटर पर सेकंड से फेंका था तो टॉप पे जाते थे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। और वापस आते आते जैसे ही ग्राउंड से टकराने वाला था, तुरंत इसकी वेलोसिटी जस्ट टकराने के पहले कितनी हो जाएगी? 5। वो अपनी वेलोसिटी गेन कर लेता है। वो आप वर्क एनर्जी वाले चैप्टर में पढ़ोगे और हम आपको थोड़ा सा बता दें। देखिए, जब ये ऊपर जा रहा था तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो था अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स इसको डिसेलरेट कर रहा था, अपनी डायरेक्शन में खींच रहा था। तो इस बॉडी पे एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या हम एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो नहीं बोलेंगे, हम इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स किधर काम कर रहा था? नीचे। तो जब ये ऊपर जा रहा था फोर्स तो लगातार इसको नीचे खींच रहा था। अब ये कोई कांटेक्ट फोर्स नहीं है, तो नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है। मतलब अब तुमको ये थोड़ी ना दिखेगा कि अर्थ से 4-5 हाथ निकले और बॉटल को पकड़ के नीचे खींचने लगे, ऐसा तो नहीं है। हमने आपको ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में बताया हुआ, जब आप ग्रेविटेशन चैप्टर जिन बच्चों ने पढ़ा होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड एक ऐसा क्षेत्र है अर्थ के आसपास, एक ऐसा रीजन है जहां से आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई ऐसा जाल से निकलता है, बट वो आपको आंखों से दिखता नहीं, वो बॉडी को हर टाइम कहाँ खींचता है? नीचे की डायरेक्शन, ठीक है? तो खिंचती गई नीचे, खिंचती गई नीचे, खिंचती गई नीचे, मतलब जा तो रही है ऊपर बट लगातार उसको कोई नीचे खींच रहा था, ठीक है? ठीक है, टॉप पे जैसे ही पहुंची, इसका मतलब अब हद तक ये खींच ली गई है और उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। बॉडी पूरी तरीके से डिसेलरेट हो गई है और इसका एक्सलेशन, सॉरी, इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है? 0 हो गई। अब जब ये
जीरो वेलोसिटी हो गई है, तो इस पे काम लगातार कौन कर रहा है बताओ? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब वो उसको बुला तो नीचे ही रहा है ना, अब वो नीचे जब लाएगा तो फोर्स देखो लगातार जब लगता जा रहा है तो बॉडी एक्सलेट तो होगी, और बॉडी जब एक्सलेट होगी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी जीरो से बढ़ के वापस कितनी हो जाती है? 5। तो ये आप आज से याद रखिएगा, वेलोसिटी जितनी वेलोसिटी से आप इसको वर्टिकली थ्रो करोगे उतनी ही वेलोसिटी से ये ग्राउंड पे जस्ट स्ट्राइक करेगी, मतलब स्ट्राइक करने से जस्ट पहले उसकी वेलोसिटी उतनी ही रहेगी, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये था ठीक, अभी बताओ हमने बोला कि ऊपर जाने से जस्ट पहले और टकराने के जस्ट कैसे हम इसको बोलें, इस पूरी यात्रा में अगर हम आपको बोले कि टोटल मोमेंटम ऐसा लगता है कि कंजर्व है, क्योंकि ध्यान से चेक करो, जब हमने इसको जस्ट छोड़ा था तो इसका मोमेंटम कितना था? m × v, और जस्ट जब ये टकराने वाली तब भी इसका मोमेंटम कितना है? m × v, अरे मास तो वही है ना। जस्ट जब हमने इसको छोड़ा था तो जस्ट ऊपर जब ये जा रही थी तो इसका मोमेंटम m × v, और जस्ट जब टकराने वाली तो इसका मोमेंटम m × v। तो ऐसा लग रहा है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉलो कर रही है, लग तो रहा है क्योंकि जस्ट जाने मतलब जस्ट जब ये निकलने मतलब जस्ट जब हमने इसको फोर्स लगा के ऊपर फेंका था तो मोमेंटम कितना? mv, जस्ट टकराने वाली है तब भी इसका मोमेंटम कितना? mv। तो ऐसा लग रहा है कि पहले मोमेंटम mv और बाद में मोमेंटम mv, तो लग रहा है क्या कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को फॉलो कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, बस आपको ऐसा लग रहा है, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है भैया? सिस्टम आइसोलेटेड नहीं है, चेक करो इस पे एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है, क्या? ग्रेविटेशनल, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस बॉडी पे क्योंकि या इस सिस्टम पे जो बॉटल हमने ऊपर वर्टिकली v वेलोसिटी से फेंकी थी, इस पे यहाँ पर एक्सटर्नल ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा था, और इसमें इंटरनल थोड़ी ना कोई फोर्स पैदा हो गया था जो इसको ऊपर ले जाता है, मतलब ऊपर ले जाने का मतलब डिसलेट करवाता है, एक्सलेट करवा देता है, ऐसा नहीं। तो कोई इंटरनल फोर्स सिस्टम का फोर्स नहीं था यहाँ पर, सिस्टम में ऐसा कुछ हलचल नहीं हुई कि कोई फोर्स पैदा हो और एक रिवर्स डायरेक्शन में मोमेंटम पैदा हो। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्योंकि ये सारी जो एक्टिविटी आपको जो एक छलावा हो रहा है कि यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम काम कर रहा है, पहले भी mv बाद में भी mv, ये छलावा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अर्थ का वो सारा काम कर रहा है, वो तो एक्सटर्नल फोर्स है, तो सिस्टम आइसोलेटेड रहा ही नहीं क्योंकि इस पे तो एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है, तो इसलिए ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जैसा लग रहा है, बट ये उसका एग्जांपल नहीं है, इसलिए हम लोग इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में नहीं पढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपने सीखा क्या? इस क्वेश्चन में आपने ये सीखा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तभी लागू हो सकता है जब सिस्टम कैसा हो? आइसोलेटेड हो। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना कर रहा हो। आइए जरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है कि सपोज अ बॉल ऑफ मास स्मॉल m थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द इनिशियल वेलोसिटी v, इट्स स्पीड डिक्रीजेस कंटिन्यूअसली टिल इट बिकम्स जीरो, मतलब जब तक वो टॉप पे नहीं आता तब जीरो उसकी वेलोसिटी लगातार घटती रहती है, हमें भी पता है बात, स्पीड उसकी घटती रहती है। कह रहा है देयर आफ्टर, उसके बाद द बॉल बिगिंस टू फॉल डाउनवर्ड एंड अटेन्स द स्पीड v, अगेन उसकी वेलोसिटी बोलो आप या स्पीड बोलो अभी क्योंकि स्ट्रेट लाइन में चल रही है, अगेन उसकी स्पीड कितनी हो जाती है? v अगेन बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, ठीक है। कह रहा है इट इम्प्लाइज दैट, ठीक है, मतलब ये बात इस बात को इम्प्लाई कर रही है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉल आर सेम। हाँ भाई लग तो रहा है कि इनिशियल और फाइनल मोमेंटम क्या है? सेम है, बट ऐसा है नहीं। कह रहा है येट इट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ, कह रहा है ऐसा लग तो रहा है कि इनिशियल और फाइनल मोमेंटम mv, इनिशियल भी mv फाइनल भी mv, येट इट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फिर भी ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एग्जांपल नहीं है। एक्सप्लेन व्हाई, क्यों नहीं है? तो जवाब नीचे लिखा है क्या कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज एप्लीकेबल टू, देखिए मैंने अंडरलाइन किया, आइसोलेटेड सिस्टम इज ओनली एप्लीकेबल टू आइसोलेटेड सिस्टम। व्हाट इज आइसोलेटेड सिस्टम? नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, जिस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो रहा हो। फिर हमने आगे लिखा है इन दिस केस द चेंज इन वेलोसिटी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, जो कि क्या है एक तरीके का, जो कि क्या है एक तरीके का बताओ? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? एक्सटर्नल फोर्स, ये क्या है? एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है। तो सिस्टम आइसोलेटेड ही नहीं रहा, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एग्जांपल नहीं है, तो ये आंसर आप एग्जाम में लिख के आएंगे। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 से एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, और जाते थे कमेंट सेक्शन चेक करना ना भूलें। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो पहले चैप्टर को अच्छे से पढ़ें। तो चलिए फिर एंड स्क्रीन पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।